हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोगों का जो लेक्चर होगा वो होगा परागकोश की अनुप्रस्थ काट पर। क्या परागकोश की अनुप्रस्थ काट पर। इसके पहले हम लोगों ने परागकोश की संरचना को चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से समझा था। अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के जरूर देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और यहाँ पे हम बच्चों का डाउट जो है वो क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये सभी बोर्ड के एग्जाम के लिए, अगर आप कोई कम्पिटेटिव एग्जाम कर रहे हैं, नीट की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप हमारी क्लास को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसके बाद में जब चैप्टर हो जाएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग नीट के क्वेश्चन भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग समझते हैं क्या परागकोश की अनुप्रस्थ काट। क्या समझेंगे परागकोश की अनुप्रस्थ काट। देखो परागकोश होता है, उसकी जब हम लोग टीएस काटते हैं, क्या काटते हैं, टीएस जब हम लोग काटते हैं तो उसमें जो जो परतें दिखती हैं उन्हीं के बारे में क्या हम लोग करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो परागकोश की अनुप्रस्थ काट काटने पर निम्न भाग दिखाई देते हैं। जब परागकोश का हम लोग टीएस काटते हैं, जब उसको हम लोग बीच से जब कट करते हैं तो उसमें कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं, ये हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। पहली बात, जैसे कि आपके सबसे पहले स्किन कौन होती है, जब इसका से ऊपरी जो त्वचा होती है उसको कहते हैं बाह्य त्वचा। वैसे जो परागकोश होता है उसमें सबसे ऊपरी जो परत होती है उसको कहते हैं क्या, बाह्य त्वचा। क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। तो यह परागकोश के सबसे बाहर पाई जाने वाली जो परागकोश होता है, जिसमें आपके 4 चैम्बर होते हैं, तो परागकोश के सबसे बाहर पाई जाने वाली क्या होती है, परत होती है। परागकोश के सबसे बाहर पाई जाने वाली परत होती है। अब जैसे आपके सबसे बाहर बाहरी स्किन की बाह्य त्वचा आपकी ये है, तो जैसे परागकोश की भी होती है क्या, बाह्य त्वचा होती है, जिसको इंग्लिश में एपिडर्मिस कहते हैं, और ये सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, अब ये जो बाहरी परत होती है इसका कार्य क्या होता है, बाहरी परत का कार्य होता है क्या, परागकोश को सुरक्षा प्रदान करना। अगर आपसे पूछा जाए कि बाह्य त्वचा का कार्य क्या होता है, तो आप बता देंगे बाह्य त्वचा का कार्य होता है परागकोश की क्या, सुरक्षा करना। ठीक है, अब अंता त्वचा, दूसरी परत क्या होती है, अंता त्वचा होती है, जिसको कहते हैं एंडोथीसियम। क्या कहते हैं, एंडोथीसियम कहते हैं। तो यह बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे की परत को हम लोग कहते हैं अंतः स्तर। क्या कहते हैं, अंतः स्तर कहा जाता है। तो हम लोग कहेंगे कि यह बाह्य त्वचा के नीचे पाई जाने वाली क्या होती है, परत होती है। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि इसका कार्य क्या होता है, अगर आप पूछा जाए इसका कार्य क्या होता है, तो आप बताएंगे आर्द्रताग्राही होने के कारण। देखिए बाह्य त्वचा के नीचे क्योंकि स्थित है तो इसमें आर्द्रता तो होगी ही, आर्द्रता होगी, जिसको नमी भी कहते हैं। तो आर्द्रताग्राही होने के कारण जब परागकोश के स्फुटन, यानी कि परागकोश का स्फुटन होता है, जब परागकोश फटता है, क्या होता है, परागकोश फटता है, तो फटने में क्या करती है, सहायता करती है। फटने में अगर पूछा जाए कौन सी परत सहायता करती है, या फिर नीट एग्जाम में भी बन सकता है क्वेश्चन की अंतः स्तर, जब परागकोश का जब स्फुटन होता है तो कौन सी परत फटती है, तो आप बताएंगे क्या, स्फुटन में सहायक कौन सी परत होती है, तो अंतः स्तर की जो लेयर होती है वो परागकोश के स्फुटन में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, अब उसके नीचे जो पाई जाती है परत उसको कहते हैं मध्य स्तर। क्या कहते हैं, मध्य स्तर, और इंग्लिश में कहते हैं मिडिल लेयर। क्या कहते हैं, मिडिल लेयर कहते हैं। तो यह अंतः स्तर के नीचे क्या, देखिए बाह्य त्वचा के नीचे जो है आपकी वो है अंतः स्तर, और अंतः स्तर के नीचे क्या है आपकी, मध्य स्तर। ठीक है, तो यह अंतः स्तर के नीचे पाई जाने वाली परत है। ठीक है, यह 1 से 3 परतों से मिलकर बनी होती है। अगर आप कभी भी चित्र बना रहे हैं, पहले आपने अंतः स्तर, पहले आपने बाह्य त्वचा बना ली, फिर उसके बाद आपने अंतः त्वचा बना ली, फिर जब आप नीचे आकर के क्या बनाएंगे, मिडिल लेयर बनाएंगे, तो उसमें या तो फिर 1 लेयर बनाएंगे, या 2 बनाएंगे, या फिर 3 बनाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 में से कोई एक बना, एक भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, क्योंकि मध्य स्तर की जो लेयर होती है वह 1 से 3 परतों से मिलकर बनी होती है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि मध्य स्तर की जो परत होती है वह कितनी परतों से मिलकर के बनी होती है, तो आप कहेंगे 1 से 3 परतों से मिलकर के बनी हुई होती है। ठीक है, और यह अगर इसका कार्य पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप, कि यह बीजाणु जनन ऊतकों को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका कि बीजाणु जनन के ऊतकों को पोषण कौन प्रदान करता है, तो आप बताएंगे मध्य स्तर की जो लेयर होती है वो बीजाणु जनन की परत को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, कैपिटम, ये आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके टिप्पणी में भी पूछा जाता है। तो कैपिटम को हम लोग समझते हैं, यह मध्य स्तर के नीचे पाई जाने वाली परत है। क्या होती है, यह मध्य स्तर के नीचे पाई जाती है। और जो परागधानी क्या होता है, जो परागधानी भित्ति की भीतरी परत होती है, क्या क्या होती है, जो परागधानी भित्ति होती है उसके भीतरी परत होती है, जिसको कहते हैं टैपिटम। क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं इसको टैपिटम कहते हैं। ठीक है, टैपिटम कोशिकाओं, जो टैपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं लंबी होती हैं, बड़ी होती हैं, यानी कि शंकु के आकार की ऐसे आपकी निकली हुई होंगी। ठीक है, तो जो टैपिटम की कोशिकाएं होती हैं वो लंबी, बड़ी तथा बहु केंद्र की होती है। क्या होती है, बहु केंद्र की का मतलब होता है इसमें 1 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। क्या होते हैं, 1 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, और ये टॉपिक जो है आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके कार्य हम लोग डीपली में समझेंगे, क्योंकि हमारे 12th क्लास के एग्जाम में ये शॉर्ट क्वेश्चन में टिप्पणी में काफी बार बन चुका है।
अब हम लोग समझते हैं क्या टैपेटम के कार्य, क्या समझते हैं टैपेटम के कार्य। टैपेटम हम लोगों ने समझ लिया, अब हम लोग समझते हैं टैपेटम के कार्य। ये हम लोग के जो बोर्ड एग्जाम में है इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझिए, ठीक है। तो यह सूक्ष्म बीजाणुओं, देखो सूक्ष्म बीजाणु भी कहते हैं, लघु बीजाणु भी कहते हैं और पराग कण भी कहते हैं, तीनों एक ही चीज को कहते हैं। तो अगर लघु बीजाणु बोल दिया जाए, सूक्ष्म बीजाणु या पराग कण बोल दिया जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लघु बीजाणु, सूक्ष्म बीजाणु और पराग कण एक ही चीज को बोलते हैं, ठीक है, तभी हमने लिख दिया है। तो यह सूक्ष्म बीजाणु, लघु बीजाणु या पराग कणों को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। ये है टैपेटम के कार्य, ठीक। दूसरा क्या है, यह ऑक्सिन नामक हार्मोन्स का स्त्रावण करती है। जो पौधों में ऑक्सिन नामक हार्मोन्स होता है वो कौन सी लेयर स्त्रावित करती है, तो टैपेटम लेयर स्त्रावित करती है। जैसे IAA, कौन सा हार्मोन्स, IAA, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडोल एसिटिक एसिड। क्या होता है, IAA का फुल फॉर्म होता है इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है। और तीसरा है आपका यह यूबिस, जो यूबिस कण जो होते हैं, यूबिस कणों का स्त्रावण करती है। क्या करती है, यूबिस कणों का स्त्रावण करती है, जिसमें स्पोरोपोलेनिन, क्या स्पोरोपोलेनिन एक नामक पदार्थ होता है। क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन एक पदार्थ होता है, जो कि क्या होता है, देखो जिनमें क्या होता है, जो आपके ये यूबिस कण होते हैं इसमें स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, पदार्थ पाया जाता है, ठीक है, पदार्थ पाया जाता है। यह पराग कणों की बाह्य चोल, जो पराग कण होते हैं उनके बाह्य चोल, जो एग्जाइन का क्या करते हैं, बाह्य चोल को एग्जाइन कहते हैं इंग्लिश में, तो एग्जाइन का क्या करती है, निर्माण करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूबिस कणों का स्त्रावण कौन करती है, तो टैपेटम लेयर करती है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो कौन करती है, यूबिस कणों का स्त्रावण कौन करती है, टैपेटम लेयर करती है। और ये क्या करती है, तो ये स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का क्या करती है, इसमें जो स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो यह पराग कणों के बाह्य चोल जो कि जिसको कहते हैं एग्जाइन का निर्माण करती है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे बीजाणु जनन ऊतक। क्या समझेंगे, बीजाणु जनन ऊतक या कोशिकाएं, ठीक है। बीजाणु जनन कोशिकाएं या ऊतक, दोनों में से कुछ कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो ऊतक या कोशिकाओं में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्पोरोजेनेसिस टिश्यू या सेल, ठीक है, इसको समझते हैं। यह टैपेटम के नीचे पाई जाने वाली परत है। क्या है, यह टैपेटम के नीचे पाई जाने वाली परत है। ये कोशिकाएं बाद में मात्र कोशिकाएं या बीजाणु मात्र कोशिकाएं या सूक्ष्म मात्र कोशिकाओं का कार्य करती हैं, ठीक है। देखिए, जो टैपेटम के नीचे पाई जाने वाली जो परत होती है वो क्या करती हैं, ये कोशिकाएं बाद में, जो ये कोशिकाएं होती हैं, जो बीजाणु जनन के ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं, क्या करती हैं, ये कोशिकाएं बाद में, देखो पराग मात्र कोशिकाएं वही चीज है, बीजाणु मात्र कोशिकाएं वही है, और सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाएं भी वही हैं। तो इनका क्या करती हैं, कार्य करती हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं लघु बीजाणु जनन या सूक्ष्म बीजाणु जनन, जिसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजेसिस। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजेसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये पराग कोश में लघु जो बीजाणु होते हैं, ठीक है, पराग कोश में जो लघु बीजाणु होते हैं, जिनको पराग मात्र बीजाणु भी कहते हैं, सूक्ष्म बीजाणु भी कहते हैं, मात्र कोशिकाएं क्या करती है, पाई जाती हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि पराग कोश में लघु बीजाणु या पराग कोश सूक्ष्म लघु बीजाणु कोशिकाओं में क्या होता है, अर्धसूत्री जो होता है, लघु बीजाणु कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितने चार अगुणित एन पराग कण, यानी फिर लघु, जिनको पराग कण को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु, सूक्ष्म बीजाणु को क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। यह प्रक्रिया जो होती है आपकी क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। क्या, लघु बीजाणु जनन या फिर सूक्ष्म बीजाणु जनन कहलाती है, ठीक है। तो लघु बीजाणु जो मात्र कोशिकाएं होती हैं, जो कि डिप्लॉयड होती हैं, 2n होती हैं, ठीक है। तो इसके अर्धसूत्री विभाजन, जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं उनकी अर्धसूत्री, जब उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो क्या बनती है, 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। कितने लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, और ये हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। अब इस पे देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो प्रश्न दिया हुआ है 100 लघु बीजाणुओं या परागकण, ठीक है। जो 100 लघु बीजाणु हैं, जिनको हम लोग परागकण भी कह सकते हैं, आप परागकण भी कह सकते हैं, सूक्ष्म बीजाणु भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन बनने, जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो उसमें आपको लघु बीजाणु या फिर परागकण या फिर सूक्ष्म बीजाणु, तीनों में से कोई एक ही दिया होगा, तीनों नहीं दिए होंगे, ठीक है। तो के निर्माण में कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की क्या होती है, आवश्यकता होती है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो होती है, जो कि डिप्लॉयड होती हैं, जब उनका क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो कितनी लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, तो 4 होता है। कितने होता है, 4 होता है। और ये होती कैसी है, तो ये हैप्लॉइड होती है। कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। तो यहाँ पे आपको 100 दिया हुआ है, ठीक है, 100 दिया हुआ है। और आपकी जब लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा कितनी कोशिकाएं बननी है, तो 4 बननी है, ठीक, 4 बननी है। तो जब इसको काटोगे 4 1 कम 4, तो यहाँ हो जाएगा, देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 लेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 4 दूनी 4, 4 पंचे 20, कितनी होंगी, 4 पंचे 20। तो कितनी मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता
होगी, तो कितनी होगी 25 होगी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन इसी का हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अब हम लोग यहाँ इसी का देख लेते हैं। तो उसमें आप देखिए यहाँ पे आप 200 भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं। ठीक है, 200 अगर करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया कि 200 लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का जब सूक्ष्म बीजाणु के निर्माण में कितने लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी, अगर 200 यहाँ पे कर लिया तो 200 का क्या होगा 4 ही तो हो रहा था ना वहां पे, तो जब 4 यहाँ पे करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक, तब आपका कितनी आवश्यकता होगी, तो 50 की आवश्यकता होगी। कितनी होगी 50, यहाँ पे आपके 50 मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी, तो आंसर आएगा यहाँ पे 50 मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे 1000 भी आ सकता है। ठीक है, 1000 भी आ सकता है, 500 भी आ सकता है, जितने आप पूछे तो उतने आप आराम से कैरी कर सकते हैं। वहां पे लघु विचार कोशिकाएं की संख्या दी हुई होगी। ठीक है, लघु विचार कोशिकाओं की आपको संख्या दे दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा, आपको मात्र कोशिकाओं की जो संख्या होगी वो ज्ञात करनी होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लघु विचार जितने दिए होंगे वो रख देंगे, और उसके बाद आपको ये तो पता है कि लघु विचार जो मात्र कोशिकाएं होती है उनका अर्धसूत्री विभाजन जब हम लोग करते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद आपके पास कितनी 4 लघु विचारों का निर्माण होता है। ठीक है, तो उसी से क्या कर देंगे, आप उसको आप भाग दे देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जितना आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।